नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज के जो टॉपिक है वो है समपराश्रयी विलयन क्या है, समदाबी विलयन क्या है और अतिपराश्रयी एवं अल्पपराश्रयी विलयन क्या है ना। ये नीट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूजफुल टॉपिक है, साथ ही साथ ये 12th केमिस्ट्री के लिए तो यूजफुल है ही, है ना। तो सीधा हम लोग पॉइंट में चलते हैं, समपराश्रयी विलयन क्या है ना। और ये पहले से रफ इसलिए हो गया है क्योंकि मैं इसका वीडियो क्लियर कर चुका था, लेकिन किसी कारणवश मेरे गैलरी से वो बिना अपलोड हुए ही डिलीट हो गया। तो सीधा कोई नहीं, सीधा नया चलते हैं ना। तो समपराश्रयी विलयन है ना, तो वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं। ठीक, पहले बात तो मैं क्लियर करता हूँ परासरण दाब क्या है ना। जो पिछले वीडियो में भी मैंने क्लियर करवा रखी थी क्योंकि मैंने परासरण दाब आपको पढ़ाया है ना। तो एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए ये एक पात्र है मेरे पास, मेरे पास क्या है, पात्र है। इस तरफ हम लेते हैं कोई भी विलयन, कोई भी क्या लेते हैं, विलयन। विलयन मतलब जिसमें क्या होता है, विलय होता है और क्या होता है, विलायक होता है। ओके, है ना। और इधर हम लोग क्या लेते हैं, इधर हम लोग लेते हैं शुद्ध विलायक। क्या लेते हैं, शुद्ध विलायक। तो आपको पता होगा परासरण क्या है, परासरण क्या है कि यहाँ पर शुद्ध विलायक है वो विलयन की ओर क्या करता है, गमन करता है। ये कौन सा विलयन है, ये कम सांद्र विलयन है। ठीक है, कम सांद्र विलयन है ना, विलायक वाले। और ये अधिक सांद्र विलयन है। तो अधिक सांद्र कब होता है, आपको बताया था कि जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा हो, विलय की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, और विलायक की मात्रा क्या हो, कम हो, तो वो है अधिक सांद्र विलयन। ठीक है ना। और ये तो सांद्र विलयन ही नहीं ना, ये तो केवल क्या है, शुद्ध विलायक है। तो इसको कम सांद्र विलयन कहते हैं, बट हम लोग डायरेक्टली क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। तो विलायक के अणु है वो अधिक सांद्र विलयन की ओर जब गमन करता है तो उसको बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं, प्राशन। और ये क्रिया तब तक चलते रहती है जब तक कि दोनों तरफ का जो माध्यम है बराबर ना हो जाए। जब बराबर हो जाता है ना, तब इस अर्धपारगम्य झिल्ली है ना, उस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किए गए विलयन और एक कौन है, विलायक, उस विलायक के मध्य क्रिया जब रुक जाती है तो उस समय उस विलयन पर एक दाब बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रासरण दाब। क्या बोलते हैं, प्रासरण दाब। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि विलयन में क्या होता है, प्रासरण दाब होता है ना, जब प्राथन क्रिया चल रही थी तब। ठीक है, मतलब इस विलयन का एक मान सकते हैं हम लोग प्रासरण दाब होता है। क्या होता है, प्रासरण दाब। ठीक है, नहीं, इस विलयन का प्रासरण दाब। ओके, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, जिनके परासरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं, समपराश्रयी विलयन कहलाते हैं, है ना। मान जाए यहाँ तो बहुत ज़्यादा रफ हो गया, तो यहाँ पर देखो इतना मैं गोला बना देता हूँ। ये एक हो गया आपका विलयन, है ना, और ये हो गया आपका दूसरा विलयन, है ना। इस विलयन का परासरण दाब, ये जो विलयन है उसका परासरण दाब अगर इस विलयन के परासरण दाब के क्या होगा, बराबर होगा, तो ये एक दूसरे क्या है, समपराश्रयी विलयन है। ठीक, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि ये दोनों क्या है, समपराश्रयी विलयन है। अब देखिए, इन विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण किसी भी दिशा में नहीं होता है। अब यार सीधी सी बात है ना। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एक विलयन है, इसका परासरण दाब है ना, और एक दूसरा विलयन है, इनका परासरण दाब। तो एक बड़ा सा पात्र ले लेता हूँ, बड़ा वाला ऐसे, है ना, और इसके बीच में लगाता हूँ अर्धपारगम्य झिल्ली। इस विलयन को इसमें डालता हूँ, इस विलयन को इसमें डालता हूँ, है नहीं। तो आप देखो ये विलयन का परासरण दाब और ये विलयन का परासरण दाब दोनों समान है। तो इनका परासरण इधर होगा क्या, नहीं, इनका परासरण इधर होगा क्या, नहीं, मतलब एक दूसरे परासरण होगा ही नहीं। यही बोला जा रहा है आपको कि इन विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण किसी भी दिशा में नहीं होता है। ये समपराश्रयी है। अब इसको उदाहरण आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अच्छी तरह समझिए कि 0.91% नमक का विलयन है ना, सोल्विन वाटर है वो, है ना, यह मानव रक्त के समपराश्रयी होता है। मानव रक्त क्या होता है, समपराश्रयी होता है। मतलब इस जगह को देखिए तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 0.91% जो नमक सोल्यूशन है ना, NaCl के जो सोल्यूशन है वो मानव रक्त के क्या होता है, समपराश्रयी होता है। ठीक, मतलब सीधी बात, एक चीज बताता हूं आपको कि ये वाला जो विलयन है उस विलयन को अगर हम मानव रक्त में क्या करते हैं, प्रवेश करवाते हैं, तो मनुष्य को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, समझ आया ना। मतलब इनमें ये देखिए, ये बता देते हैं, एक तरफ हम लेते हैं इसको NaCl को, एक तरफ लेते हैं मानव रक्त। अब इसको हम लोग मानव रक्त में मिलाते हैं तो एक्चुअली में कोई परासरण की क्रिया नहीं होगी। इस जगह को एक चीज अच्छा समझिएगा, ठीक है। इसीलिए ना इस विलयन के साथ जो कोई भी दवाई देना होता है उस दवाई को अटैच करके दिया जाता है इसके साथ, ताकि यहाँ पर मनुष्य को कोई प्रभाव ना पड़े, है ना। तो इसको देखिए,
तो 0.91% नमक का जो विलयन है यह मानव रक्त के समपराश्री होता है। अतः दवाइयों को ऐसे विलयन में मिलाकर अंतःशिरा में अंतःक्षेपित करते हैं। मतलब जो शिरा है, शिरा धमनी जानते होंगे आप लोग, ठीक है नहीं भाई वाले, तो इसी वाले विलयन में इस दवाइयों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तब हम लोग किसी व्यक्ति के शरीर में क्या करेंगे, अंतःक्षेपित करेंगे। अब आप सोचते हो कि मान लीजिए ये दवाई है, इस दवाई को डायरेक्टली किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करवाते हैं, तब क्या होगा। आप बोल रहे हो कि इस दवाई में क्या मिला होता है, यहाँ इसका विलयन NaCl का विलयन है ना, मतलब 0.91% नमक का विलयन है, ये होता है इस दवाई में, तब ये मनुष्य में लगाया जाता है। अब आप सोचो कि अगर डायरेक्टली किसी दवाई को मनुष्य में दिया जाएगा तो क्या हो सकता है, इसको बता दूं मैं, है ना, क्योंकि भाई अपना बायो का टीचर हम खुद हैं, है ना, ठीक है, तो दोनों तरफ बताना पड़ता है। तो इस जगह अगर इस दवाई को व्यक्ति के शरीर में प्रेस कराते हैं और दवाई की सांद्रण अगर ज़्यादा है, इसमें सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, उसके अपघटक की सांद्रण क्या है, ज़्यादा है, मतलब उसकी मात्रा ज़्यादा है, मतलब सांद्रता क्या है, अधिक है ना, सांद्रता क्या है, अधिक, और मानव रक्त का सांद्रता क्या है, कम है मान जाए, इसमें NaCl की सांद्रता क्या है, मान जाए इसमें ज़्यादा है, NaCl नहीं कह सकते हैं, मतलब उस दवाई की जो सांद्रता है क्या है, ज़्यादा है, उसकी क्या है, कम, तो ये यहाँ पर प्रासरण क्रिया प्रारंभ कर देगा, प्रासरण क्रिया प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो एक तरफ कम सांद्रण है, एक तरफ अधिक सांद्रण है, तो प्रासरण तो होना ही होना है, जिसके फलस्वरूप सभी केमिकल्स है वो कोशिका में प्रवेश कर जाएंगे और कोशिका हो सकता है फट भी सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आप किसका सोलिन वाटर लोगे, किसका, नमक के विलयन का। क्यों, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये नमक का इसलिए लेते हैं क्योंकि मनुष्य के रक्त में क्या पाया जाता है, नमक की मात्रा पाई जाती है, मतलब नमक नहीं कह सकते उसको डायरेक्टली, ठीक है। वहाँ पर बहुत से हमारे शरीर में क्या है, आयोडीन, जितने भी तत्व है सब है ना, मतलब क्या होता है कि इसकी सांद्रता दोनों क्या होती है, बराबर होती है, इधर नमक वाले सोल्यूशन की सांद्रता और मानव रक्त की सांद्रता, मतलब कहा जाए दोनों जने क्या होते हैं, समप्राश्रित होते हैं, इसीलिए इसी विलयन के साथ दवाई को डाला जाता है, कंप्लीट खत्म, ठीक। आगे हम चलते हैं समदाबी विलयन में, है ना, ये तो क्लियर हो गया आपको, है ना। यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ आपको, उदाहरण से पहले आप यहाँ तक इतना लिखोगे कि प्रार्थना किसी भी दिशा में नहीं होता है, ये तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करता हूँ मैं, इसको हम लोग सूत्र तौर पे कैसे लिख सकते हैं, इस उदाहरण के ऊपर में लिखना है इसको, है ना, उदाहरण को बाद में लिखना, पहले यहाँ पर लिखना, ठीक है, किसको अभी जो बताने वाला हूँ उसको। चलिए अभी एक चीज़ देखिए क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं बोलता हूँ एक विलयन ये है, ठीक है, और दूसरा विलयन ये है नहीं, तो इन दोनों के बीच, ये दोनों एक दूसरे क्या है, समप्राश्री, मतलब इन दोनों के बीच अर्धपारिका में झिल्ली डालते हैं तो कोई प्राथमिक क्रिया नहीं होगी, है ना। तो इस जगह एक हम लोग सूत्र बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखो, तो मान लीजिए ये पहला यौगिक है, ये दूसरा यौगिक है ना, ठीक है, तो हम लोग मानते हैं इसको B1, यौगिक B1 की ग्राम या लीटर में सांद्रता, ठीक है, बटा उस B1 का अनुभार, ठीक है, ये एक विलयन के लिए हो गया, है ना, ये वाला विलयन के लिए, और ये बराबर है दूसरे विलयन के, यहाँ पर बराबर डाल देता हूँ, ये क्या है, यौगिक B2 मान लेते हैं इसको, B2 की ग्राम या प्रति लीटर बोल सकते हैं, या मतलब दोनों में से है ना, ग्राम या लीटर में सांद्रता, ठीक है, बटा B2 का अनुभार, ठीक, मतलब ये दोनों जने बराबर, ओके, ये इसका थ्योरिकल है। अब देखें तो आगे, अर्थात इसका जो प्रासरण दाब को इससे प्रेरित करते हैं हम लोग, इससे प्रेरित करते हैं, पता है ना आपको, इसका भी प्रासरण दाब ये है, दोनों का प्रासरण दाब बराबर होना चाहिए, बताया था मैंने समप्राश्री में, इसका प्रासरण दाब, इसका प्रासरण दाब, है ना, ये दोनों है क्या है, बराबर है, किसका, B1 का प्रासरण दाब और B2 का प्रासरण दाब, है नहीं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये विलयन है ना, इस विलयन की मोलों की संख्या क्या होता है, मोल मतलब क्या होता है, ये विलय का भार बटा विलय का आणविक भार, अणुभार, है ना, आणविक भार नहीं बोलेंगे, अणुभार बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये होता है कि अगर मैं B1 के बारे में बात करता हूँ तो W मतलब भार हो जाएगा, ठीक है, और A मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, अनुभार संबंधित, ठीक है ना। तो अगर B1, मैं यहाँ पर प्राथमिक दाब को बोला, अभी मैं किसको बोल रहा हूँ, मोल के आधार पर, ठीक है, तो ये WB1 और MB1 हो एक तरफ ए विलयन के लिए, तो दूसरा विलयन के लिए क्या हो जाएगा, WB2 अपान MB2, ये क्या है, तो इसका जितने मोलों की संख्या होगी उतने मोलों की संख्या इसका भी होगा, बट ये तीन थ्योरी आप लोग ऊपर में लिख लेना, ठीक है ना, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं समदाबी विलयन,
समदाबी विलयन, है ना। तो यहाँ पर मैं वही बताया था, देखो तो, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। अब इनके लिए एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए। मान लो जाए मेरे पास क्या है, एक विलयन है, ये यहाँ पर एक विलयन है और यहाँ पर मैं दूसरा विलयन है, ठीक है। तो इस विलयन के पास भी क्या होता है, वाष्प दाब होता है ना, पता है ना सबको, वाष्प दाब। इसके पास भी क्या होता है, वाष्प दाब। और आपको पता होगा एक होता है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। वाष्प दाब। इस जगह मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास विलेय है और क्या है, विलायक है, इस विलयन में भी क्या है, विलेय और क्या है, विलायक है। तो इस विलयन में अगर विलेय अवाष्पशील विलेय है, अवाष्पशील क्या है, विलेय है, तो उसका वाष्प दाब कम होता है, याद रखिएगा। अवाष्पशील विलेय में कौन आता है, नमक आता है, शक्कर आता है, वो अवाष्पशील विलेय है। जैसे कि नमक प्लस जल इसका विलयन बना है तो उसका वाष्प दाब क्या रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। अगर यही कोई द्रव पदार्थ से बना है, द्रव और द्रव, विलेय द्रव है और विलायक भी द्रव है, तो इस जगह इसका वाष्प दाब क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्लियर है, ठीक। तो अभी मैं ये बात कर रहा था कि इसका वाष्प दाब और इसका वाष्प दाब अगर जब बराबर है, क्या है, बराबर है, तो समदाबी विलयन है, सीधी बात है ना। तो समान ताप पर जिस विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं समदाबी विलयन कहलाते हैं। कंप्लीट, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं अतिपराश्री एवं अल्पपराश्री विलयन। अतिपराश्री और क्या है, अल्प, इसको अल्पपराश्री को हम लोग बोलते हैं अर्धपराश्री, अर्धपराश्री, ठीक है। तो वह विलयन जिसका प्रसारण दाब, फिर आ गया प्रसारण दाब, है ना। तो वह विलयन जिसका प्रसारण दाब दूसरे विलयन की तुलना में ज्यादा हो, ठीक। चलो यहां पर बना है उसको ही बता देते हैं। ये एक विलयन है और ये दूसरा विलयन है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक विलयन दूसरा विलयन पहले से और हो गया है, रिपीट कर देते हैं। तो वह विलयन जिसका प्रसारण दाब दूसरे विलयन की तुलना में ज्यादा हो। अगर इसका प्रसारण दाब मान लो जाए 50 है, मान लो जाए क्या है 50, ठीक है ना। अब इसको मात्रक मत पूछना कि क्या है इसका मात्रक करके, ठीक है, आप लोग खुद जानते हो, है ना। तो अब मैं आपको पता है मैं क्लास में समझाने के लिए डायरेक्टली बोलता हूँ 50 से 100 ले लेता हूँ, मात्रक से मेरे को मतलब नहीं, ठीक है ना। अब इसका वाष्प दाब कितना है, सॉरी प्रसारण दाब कितना है, ये है आपका 50, है ना। अब इसका प्रसारण दाब अगर 50 हो, है ना, और वाष्प दाब 50 और वाष्प दाब 50 हो तो ये समदाबी हो गया। अब मैं प्रसारण दाब में बात कर रहा हूँ कि वह विलयन जिसका प्रसारण दाब, इसका प्रसारण दाब है वह दूसरे विलयन की तुलना में ज्यादा हो, मतलब इसका मान 100 है, कितना है 100, इसका क्या है 50, इसका क्या है 100। तो वह विलयन जिसका प्रसारण दाब दूसरे विलयन की तुलना में ज्यादा हो अतिपराश्री विलयन का, मतलब ये आपका अतिपराश्री विलयन है। क्यों, इसकी यहाँ पर कितना है 100 है, ठीक है ना, अतिपराश्री विलयन कहलाता है। बिजली जोड़ों से कड़क रही है, क्या करें, है ना। ओके, अब दूसरा लेते हैं, वह विलयन जिसका प्रसारण दाब कम होता है। अब इसका प्रसारण दाब ज्यादा है, ये हो गया अतिपराश्री विलयन। इसका प्रसारण दाब क्या है, कम है, तो हो जाएगा अर्धपराश्री विलयन, या बोलते हैं उसको अल्पपराश्री विलयन। समझ आ गया। तो ये आपको कंप्लीट है आपका समपराश्री, समदाबी और अतिपराश्री विलयन, ठीक है। ओके, थैंक यू। और सही बात, चैनल में नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करिए, अपने बच्चे तो किए हैं, है ना।